तो राम राम सारे ने एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री के अपने 4 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, ये 5वां पार्ट है। पार्ट 5 में भी रहेंगे 30 क्वेश्चन। तो अगर आपको इन सबकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं समय समय पर हर एक क्लास की पीडीएफ भेज देता हूँ विद एक्सप्लेनेशन। एंड अगर आप हर एक एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी मैं इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ। तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। भारत में प्रसिद्ध बकरी नस्ल बीटल मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो बीटल जो है मुख्य रूप से पंजाब, गुजरात, हरियाणा या फिर राजस्थान। तो इसका आंसर रहने वाला है पंजाब। बीटल भारत की प्रमुख दूध बकरी नस्लों में से एक है और इसका मूल क्षेत्र जो है पंजाब माना जाता है। इसको पंजाब गोट भी कहा जाता है। दूध और मांस दोनों के लिए पाली जाती है। बड़े कान और लंबा शरीर इसकी पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जमुनापारी बकरी का मूल क्षेत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार। तो इसका आंसर रहने वाला है बी, उत्तर प्रदेश। जमुनापारी बकरी का मुख्य विकास यमुना, चंबल और गंगा की नदियों के बीच में क्षेत्र में हुआ है। भारत की सबसे बड़ी बकरी नस्ल मानी जाती है और इसको क्वीन ऑफ गोट कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही हो जाएगी, इसको क्वीन ऑफ गोट कहा जाता है। क्वीन ऑफ गोट कहा जाता है इसे। जब ये यूपी से है, मूल क्षेत्र यूपी से माना जाए। ब्लैक बंगाल बकरी मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए प्रसिद्ध है? ऊन उत्पादन, चमड़ा और मांस उत्पादन, दूध उत्पादन या फिर बाल ढोने के लिए? तो ये आंसर इसका बी आएगा, चमड़ा व मांस उत्पादन के लिए। ब्लैक बंगाल नस्ल अपने उत्कृष्ट मांस और उच्च गुणवत्ता वाले चमड़े के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक पाई जाती है और कम आकार छोटा आकार होता है, लेकिन इसकी प्रजनन क्षमता सबसे अधिक होती है। भारत की सबसे बड़ी बकरी नस्ल कौन सी मानी जाती है? सिरोही, बीटल, जमुनापारी या फिर बारबरी? तो इसका आंसर रहने वाला है सी, जमुनापारी। तो इससे आप ये भी सिरोही भी बकरी की नस्ल है, बीटल भी बकरी की नस्ल है और बारबरी भी बकरी की नस्ल है। बारबरी बकरी मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब या फिर महाराष्ट्र? तो इसका आंसर रहेगा जी यूपी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश। बारबरी उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा और इटावा क्षेत्र में प्रसिद्ध है। छोटा आकार होता है। दूध और अंडा दूध और मांस दोनों के लिए उपयोगी है। अंडे के लिए अंडा नहीं दे सकती बकरी। भारत की प्रसिद्ध भेड़ नस्ल नाली मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? भेड़ की जो नस्ल है उसका पहले तो नाम ही याद होना चाहिए कि ये नाली किस पशु की नस्ल है, तो भेड़ की। अब मैं जैसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, किसी का भी जैसे बकरी की बीटल नस्ल है तो आपको ये भी याद होना चाहिए बीटल नस्ल कौन सी बकरी, बीटल नस्ल कौन से पशु की होती है? तो बकरी की होती है। ऐसे याद होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। भेड़ नस्ल नाली किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड। तो इसका आंसर रहेगा राजस्थान से। नाली भेड़ राजस्थान के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में पाई जाती है। अच्छी गुणवत्ता की ऊन देती है और राजस्थान का महत्वपूर्ण ऊन नस्ल है जी। बहुत अच्छी नस्ल की ऊन देती है ये। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं जी। मारवाड़ी भेड़ किस राज्य की प्रमुख नस्ल है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा? इसका आंसर रहने वाला है बी, राजस्थान। मारवाड़ी भेड़ राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। कठोर जलवायु सहन कर सकती है। मुख्यतः ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। मारवाड़ी लोग राजस्थान में ही रहते हैं, तो मारवाड़ी से आप इस तरह याद रख सकते हैं। लेकिन इसमें जो याद करने वाली बात है मारवाड़ी नस्ल जो है भेड़ की नस्ल है, ये इंपॉर्टेंट है। मुजफ्फरनगरी भेड़, ये भी आपको यही याद रखने दो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। मुजफ्फरनगरी भेड़ मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए पाली जाती है? दूध, ऊन, मांस व अंडे के लिए। अंडा बकरी भेड़ दे नहीं सकती। दूध, ऊन और मांस तीन ही आंसर बची, तो इसका आंसर आने वाला है जी मांस के लिए। कई दोस्त सोचते हैं कि भेड़ को ज़्यादातर तो उनके लिए पाला जाता है, लेकिन इसका आंसर रहने वाला है जी वो रहेगा जी मांस। उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। बाहरी शरीर वाली नस्ल है, तेजी से वजन बढ़ाते हैं अपने। ऊन को सामान्यतः क्या कहा जाता है? ऊंट को सामान्यतः क्या कहा जाता है? डेजर्ट शीप, सैंड हॉर्स, डेजर्ट काउ, कैमल किंग? तो
इसको आपको सब पता है जी। डेजर्ट शिप कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज। तो लंबी दूरी तय कर सकता है राजस्थान में, इसलिए इसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है, एक बार में ही अपना पानी है स्टोर कर लेता है। चौड़े पैर होने के कारण रेत में नहीं धंसता, डेजर्ट ऑफ शिप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में ऊँटों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में पाई जाती है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो इसका आंसर राजस्थान होगा। ये सभी इसको बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में प्रमुख रूप से ऊँट पाए जाते हैं, और जो राजस्थान का राजकीय पशु है वो भी ऊँट ही है। बीकानेर ऊँट किस राज्य से संबंधित है? ये राजस्थान ही इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11। भारी वजन ढोने के लिए प्रसिद्ध है ये, सेना और परिवहन कार्यों में भी उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। पशुपालन में ताजी हवा के उचित आगमन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 12। तो इसका आंसर होगा जी ड्रेनेज, वेंटिलेशन, इंसुलेशन या फिर सैनिटेशन। तो इसका आंसर होगा बी, वेंटिलेशन। पशुशाला में शुद्ध हवा का आना जाना वेंटिलेशन कहलाता है। रोगों का खतरा कम होता है, दुर्गम और नरम, नमी कम करता है, पशु स्वस्थ रहते हैं। गुड वेंटिलेशन मतलब कि स्वस्थ पशु। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, पशु आवास में पूर्व पश्चिमी दिशा का मुख्य लाभ क्या है? अधिक वर्षा, धूप का बेहतर नियंत्रण, हवा रोकना या फिर पानी बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 13। तो इसका आंसर रहेगा जी धूप का बेहतर नियंत्रण। पशु आवास में पूर्व पश्चिम दिशा का मुख्य लाभ है जी धूप का बेहतर नियंत्रण करना। गर्मी का प्रभाव कम होता है और पशु लाभदायक होते हैं। एक मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। पशुपालन के फर्श में डाल क्यों दी जाती है? सजावट के लिए, पानी निकासी के लिए, वजन बढ़ाने के लिए या फिर चारा पकाने रखने के लिए? आंसर बी, पानी निकासी के लिए डाल दी जाती है, क्योंकि जो पशु पानी, मूत्र, गंदगी आसानी से बाहर निकाला जा सके, संक्रमण का खतरा बचा रहता है, साफ सफाई रहती है। खुले पशु आवास प्रणाली को क्या कहा जाता है जी? लूज हाउसिंग सिस्टम, क्लोज्ड हाउस सिस्टम, ट्यूनल हाउसिंग, बॉक्स हाउसिंग। तो इसका होगा जी लूज हाउसिंग सिस्टम, खुले पशु आवास प्रणाली को कहा जाता है। पशु खुले स्थान पर स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। एक बाड़ बना दी जाती है चारों तरफ, उसके अंदर पशुओं को खुला ही छोड़ दिया जाता है, वो वहीं पर उनका खाना रख दिया जाता है, उसके अंदर घूम घूम कर खाते रहते हैं। तो उसे कहते हैं, कम लागत आती है, बेहतर स्वास्थ्य रहता है और प्राकृतिक वातावरण मिलता है पशुओं को। बंद पशु आवास प्रणाली को क्या कहते हैं? लूज हाउसिंग, कन्वेंशनल हाउसिंग, ओपन हाउस या फिर ग्रुप हाउसिंग। तो इसका आंसर होगा जी बी, कन्वेंशनल हाउसिंग। इसमें पशु निश्चित स्थान पर बने रहते हैं। बड़े डेयरी फार्म इसका उपयोग करते हैं और व्यक्तिगत देखभाल आसानी से हो सकती है। पशुओं की पहचान के लिए गर्म लोहे से निशान बनाने की विधि क्या कहलाती है? जब पशुओं पर गर्म लोहे से निशान बना दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? टैटूइंग, ब्रांडिंग, टैगिंग या फिर मार्किंग। तो इसको कहा जाता है जी ब्रांडिंग। गर्म लोहे से स्थायी पहचान चिन्ह बनाने की को ब्रांडिंग कहते हैं। परमानेंट आइडेंटिफिकेशन हो जाता है इससे। एम्प्लॉय ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, ईटीटी, इसका ये फुल फॉर्म आ सकती है। इसकी ईटीटी की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होगी एम्प्लॉय ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। चारा उत्पादन, नस्ल सुधार, दुराही और टीकाकरण। तो इसका होगा जी नस्ल सुधारण, बी आंसर इसका होगा। ये श्रेष्ठ मादा पशु के से भ्रूण लेकर दूसरी मादा में प्रतियोपित किया जाता है, इसे तेजी से नस्ल सुधरती है और अधिक श्रेष्ठ संतान पैदा होती है। ईटीटी ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए ही यूज किया जाता है, इसको नस्ल सुधार के लिए पहले बता चुका हूँ। ईटीटी में भ्रूण किस पशु से लिया जाता है? सामान्य मादा, श्रेष्ठ मादा या फिर नर पशु या फिर बछड़ा। तो इसका आंसर होगा श्रेष्ठ मादा। श्रेष्ठ गुणों वाली मादा से भ्रूण लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ईटीटी का मुख्य लाभ क्या है? अधिक श्रेष्ठ संतान प्राप्त करना, दूध कम करना, वजन घटाना। तो इसका आंसर ए ही रहने वाला है, क्योंकि बाकी ऑप्शन इसका मैं बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। व्हाइट लेगहॉर्न किस लिए प्रसिद्ध है? मांस उत्पादन, अंडा उत्पादन, लड़ाई या फिर ऊन उत्पादन। तो ये है मुर्गी की नस्ल है, ये व्हाइट लेगहॉर्न मुर्गी की नस्ल है।
और अंडे उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख मानी जाती है। सफेद अंडा देती है, उच्च अंडा उत्पादन क्षमता होती है जिसकी। 22 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एसल मुर्गी नस्ल मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध है? अंडे, मांस, लड़ाकू नस्ल या फिर सजावटी नस्ल। अगर हम असल बात करें तो असला याद रख लें, असला होता है लड़ने के लिए, तो लड़ाकू नस्ल होती है ये। असल जो है भारत की प्रसिद्ध देसी लड़ाकू मुर्गी है। मजबूत शरीर होता है और साहसी स्वभाव होता है इसका, और फाइटिंग ब्रीड कहा जाता है इसको। तो असल से आप असला निकाल सकते हैं, असले से लड़ाकू नस्ल याद कर सकते हैं। खाकी कैंपबेल किस लिए प्रसिद्ध है? अंडा उत्पादन, ऊन, मांस या फिर दूध के लिए। तो ये है जी अंडा उत्पादन के लिए। यह बत्तख की प्रजाति है, ये खाकी कैंपबेल है जो ये बत्तख की हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि ये बत्तख की नस्ल है। अंडे देने के लिए प्रसिद्ध है जी। साल में 250 से 300 अंडे दे सकते हैं, और विश्व प्रसिद्ध डक ब्रीड है जी। विश्व की सबसे प्रसिद्ध डक ब्रीड है ये, ब्रीड है। बत्तख पालन को क्या कहा जाता है? डकरी, डक फार्मिंग, डक रेयरिंग और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा जी उपरोक्त सभी। डकरी, डक फार्मिंग या फिर डक रेयरिंग कहा जाता है। इन सब का मतलब ही बत्तख पालन होता है जी। पशुओं में आनुवंशिक गुणों का अध्ययन को किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? न्यूट्रिशन, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी। तो इसका होगा जी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के द्वारा आनुवंशिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, जेनेटिक के द्वारा वंशागत गुणों का अध्ययन किया जाता है। नस्ल सुधार में आधार होता है जी। आधुनिक पशुपालन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैन क्या है? क्वेश्चन नंबर 26। शरीर का अंग, आनुवंशिकता की इकाई, हड्डी की या फिर हार्मोन। तो इसका आंसर होगा आनुवंशिकता की इकाई। माता पिता के में संतान के गुणों का स्थानांतरण करती है। गुणसूत्र क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? रक्त में, कोशिका केंद्र में, दूध में या फिर त्वचा में। तो इसका आंसर होगा कोशिका केंद्रक में। कोशिका के केंद्रक में न्यूक्लियर में पाए जाते हैं। जीन इन्हीं में पर स्थित होते हैं और आनुवंशिक जानकारी का भंडार होता है। नर और मादा के संकरण से प्राप्त संतान को क्या कहते हैं? हाइब्रिड, एम्ब्रॉय, क्लोन या फिर ब्रीड। तो इसको बोला जाता है हाइब्रिड। दो अलग अलग माता पिता के उत्पन्न संतानों को कहा जाता है हाइब्रिड। क्रॉस ब्रीड, काउ हाइब्रिड एनिमल। अलग अलग नस्लों के संकरण को क्या कहा जाता है? इनब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग या फिर प्योर ब्रीडिंग। तो इसको कहा जाता है जी क्रॉस ब्रीडिंग। जब दो अलग अलग नस्ल के पशुओं को मिलाकर एक अलग नस्ल तैयार की जाती है तो उसे कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। अधिक उत्पादन, बेहतर वृद्धि और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन आ गया जी। क्रॉस ब्रीडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन घटाना, रोग बढ़ाना या वजन कम करना। तो इसका आंसर रहेगा जी ए, उत्पादन बढ़ाना। अच्छी नस्लों में सुधार करना, दूध उत्पादन बढ़ाना और वृद्धि दर तेजी से बढ़ाना। लाभ, मेन मकसद रहता है लाभ अधिक बढ़ाना, प्रॉफिट अधिक हो। तो ये रही जी आपके सामने 30 क्वेश्चन। थैंक यू, धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़े, वहाँ पर मैं समय समय पर हर एक एग्जाम की इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर करें और एक कमेंट छोड़ दें, ताकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू, जय हिंद। आपका KWV पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।